नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए इन्वायरमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पीआरटी 1 से 5 के लिए क्लास नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि एनसीईआरटी पर 9th to 12th एनसीईआरटी पर आधारित है। और आज का जो टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल हमने जो आपको क्लास दिया था वहाँ पर हमने पारितंत्र के कार्यों को पारितंत्र के बारे में समझा था, साथ में पारिस्थितिकी के बारे में भी समझा था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्यों में 3 प्रकार के कार्य होते हैं, जिनके बारे में हमने पहली क्लास में भी कुछ कवर किया था। तो सबसे पहला होता है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, जिसको हमने पहली क्लास में कवर किया है, जिसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ये आपको क्लास नंबर 3 में कराया जाएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पारितंत्र के कार्य में दूसरे नंबर पे जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र को आज हम समझेंगे। साथ में जो तीसरा कार्य होता है पारितंत्र का, वो होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी आपका क्लास 3 में जाएगा। और ये दोनों टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये आपके क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए गए हैं। तो वहाँ से एक साथ में हम इसको आपको अगली क्लास में कवर कराएंगे। आज हम जैव भू रासायनिक चक्र को कवर करेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय चक्र, जिसको हम गैसीय साइकिल बोलते हैं। दूसरा होता है अवसादी चक्र, जिसे हम तलछटी चक्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैव भू रासायनिक चक्रों की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के चक्र आपने देख ही लिए हैं। अगर इसमें हम बात करें कि इन चक्रों में गैसीय चक्र की अगर हम बात करें तो गैसीय चक्र में पदार्थ का जो मुख्य स्रोत होता है वो वायुमंडल होता है या फिर महासागर हो सकता है। मुख्यतः वायुमंडल होता है गैसीय साइकिल में। गैसीय चक्र में भंडार या स्रोत वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, मुख्यतः महासागर भी हो सकता है। फिर है गैसीय चक्र के उदाहरण कौन से हैं, तो कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। ये आपको 4 चक्र याद रखने हैं। फिर है अवसादी चक्र। अवसादी चक्र को हम तलछटी चक्र भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। तलछटी चक्र के जो प्रमुख स्रोत या भंडार होते हैं, कहाँ से ये मिलते हैं, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछटी व चट्टानें जो होती हैं, ये स्रोत होती हैं, भंडार होती हैं अवसादी चक्र का। अवसादी चक्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सल्फर चक्र है, फास्फोरस चक्र है, कैल्शियम चक्र है, पोटेशियम चक्र है। यहाँ आपको गैसीय चक्र के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही ध्यान रखना है कि इनका जो उत्पत्ति होता है उसमें वायुमंडल से होता है, और वायुमंडल की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है। आइए एक एक करके जो सभी टॉपिक हैं उनको, चक्र है, उनको एक एक करके देखा जाए। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पर्यावरणीय घटक होते हैं, जैसे कि मिट्टी होती है, आर्द्रता होती है, पीएच मान होता है, ताप होते हैं, तो ये सभी वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर को तय करते हैं कि किस मात्रा में कौन सा पोषक जो है वो वायुमंडल में मुक्त होगा। तो मिट्टी डिसाइड करती है आर्द्रता, पीएच मान और साथ में ताप। पोषक चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो यह मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको फैक्ट कि सौर विकिरण या सौर ताप से पोषक चक्र संचालित होते हैं। पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, तो इनका 2 डिफिनीशन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं। तो एक पूरे पारितंत्र में अलग अलग घटक होंगे और उनके बीच आपस में जो पोषक तत्व रहेंगे गतिशील होते रहते हैं, एक से दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ। और इस प्रकार की जो पोषक तत्वों की जो गतिशीलता होती है, इसी को एक हम चक्र के रूप में समझते हैं, जिसको हम जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जैवमंडल जो कि पारितंत्र ही होता है, आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे बड़ा जो पारितंत्र होता है वो जैवमंडल होता है। तो जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव का यहाँ पर जो अर्थ होता है, बायो मतलब जीवन, जिसमें जीव से रिलेटेड है या सजीव जीवन से रिलेटेड है। भू की बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित चट्टान, हवा, मिट्टी, पानी से इसका संबंध है, और इन्हीं के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है। इसीलिए जो चक्र है इसका नाम रखा गया है जैव भू रासायनिक चक्र। अब गैसीय साइकिल को पढ़ते हैं, गैसीय चक्र को समझते हैं एक एक करके। गैसीय चक्र का जो स्रोत होता है, भंडार होता है, वो होता है वायुमंडल मुख्यतः। तो ये आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल। जल चक्र के बारे में समझते हैं। तो जल चक्र की बात करें तो जल चक्र वाटर साइकिल, और जल चक्र जो रहता है वो 3, आप पता है कि जो जल है वो 3 अवस्था में रह सकता है, गैसीय, तरल और ठोस। तो गैसीय, तरल और ठोस अवस्था में
जल चक्र संचालित होता है और जल चक्र में पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचरण होता है और इसी को हम जलीय चक्र कहते हैं। फिर है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है, ये आपको मालूम भी है। साथ में धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग, ये आपको याद रखना है, महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो जितना भी धरातल पर जल गिरता है बारिश के माध्यम से या अन्य स्रोतों से, उसका लगभग 59% भाग जो है महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वापस भेज दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि किस चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ध्यान रखिएगा, सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो जल चक्र में होती है, क्योंकि अगर सौर विकिरण नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, तो जल चक्र जो है वो चल नहीं पाएगा, संचालित नहीं हो पाएगा। वैसे तो बात करें तो सौर विकिरण की जो भूमिका होती है सभी चक्रों में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। आइए जल चक्र को फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। और यहाँ पर एक तरफ वर्षा तथा बर्फबारी के माध्यम से जो जल है पृथ्वी पर आता है, दूसरी तरफ वाष्पीकरण के माध्यम से जल वापस वायुमंडल में चला जाता है। एक तरफ यहाँ पर श्वसन के माध्यम से दिखाया गया है कि श्वसन जो जंतु होते हैं जब वो श्वसन करते हैं तो इससे भी जो है जो जलवाष्प रहता है, ध्यान रखिएगा अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो जो जलवाष्प होता है वो वायुमंडल में जाता है। तो जंतुओं का जो श्वसन होता है वो जलवाष्प या जल चक्र में योगदान देता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन स्थल पे भी होता है, तो यहाँ से भी जो जल रहता है जल चक्र के रूप में, जलवाष्प के रूप में वापस वायुमंडल में जाता है। आगे बढ़ते हैं, जल चक्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो जल चक्र का पहला घटक है महासागर में जो संग्रहित जल है। और महासागर में जो संग्रहित जल है, अगर हम इसकी बात करें तो महासागर में जो संग्रहित जल है जल चक्र का महत्वपूर्ण घटक है। और वाष्पीकरण के माध्यम से महासागरों में जो संग्रहित जल होता है उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, साथ में ऊर्ध्वपातन भी हो सकता है। तो तीनों केस में जल चक्र में योगदान देते हैं। और जलवाष्प के माध्यम से जो जल रहता है वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जो जल होता है उस संघनन और वर्षण के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। तो संघनन और वर्षण के माध्यम से जो वायुमंडल का जल रहता है वो पृथ्वी पर आता है। हिम एवं बर्फ में जो पानी का संग्रहण रहता है वो कैसे आता है, तो वो हिम पिघलने की वजह से नदी नालों के रूप में बहता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सौर विकिरण का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगला पॉइंट, जब जानवर श्वसन रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जलवाष्प भी छोड़ते हैं, तो जल चक्र में योगदान रहता है। तो ध्यान रखिएगा जो जानवरों का श्वसन होता है, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स होता है, उसमें उनके जो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जलवाष्प भी छोड़ते हैं और ये जल चक्र में इस प्रकार से जलवाष्प योगदान देता है। तो श्वसन का जल चक्र में योगदान होता है, जंतुओं के श्वसन का जल चक्र में योगदान होता है, सही स्टेटमेंट रहेगा। फिर यहाँ पर दूसरा चक्र जो हमको समझना है वो है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। कार्बन चक्र की बात करें तो कार्बन चक्र वह पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कार्बन चक्र है वो सूर्य के प्रकाश से ही स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन चक्र शुरू होता है। तो कार्बन चक्र वह पोषक चक्र होता है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो कार्बन का जो महत्व है उसको समझ लेते हैं। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व भी है। जैसे प्रोटीन में कार्बन पाया जाता है, प्रोटीन में CnHO 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बन यहाँ पर हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में भी रहता है। और इसी के अलावा जो वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन में कार्बन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन मूल तत्व होता है सभी कार्बनिक यौगिकों का। फिर यहाँ पर बात करें महत्वपूर्ण तथ्य है, और ये सभी तत्व आपके NCERT से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जीव के शुष्क भार का, तो जीव के जो शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है, उसका 49% भाग कार्बन से बना होता है। तो जो जीव होते हैं उनका जो शुष्क भार होता है उन बगैर जल के, तो वो 49% कार्बन से बना होता है। समुद्र में 71% कार्बन जो रहता है वो विलय के रूप में विद्यमान होता है। ये भी NCERT से फैक्ट लिया गया है, तो याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान होता है, 71% जल भी और 71% कार्बन विलय के रूप में।
यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। और ये जो सागरीय कार्बन भंडार है, जो 71% कार्बन विलय के रूप में मौजूद है सागर में, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसको नियमित करता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि जो कुल भूमंडलीय कार्बन है, यानी पूरे पृथ्वी पर जितना कार्बन है उसका केवल 1% भाग ही वायुमंडल में समाहित है। अब यहाँ पर कार्बन चक्र का एक सरल रूप दिया गया, इसको हम आपको समझा देते हैं फिगर के माध्यम से कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो वायुमंडल में जो CO2 रहता है उसका सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समुद्र में भी होती है। ये आपको मालूम है कि समुद्र में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, महासागरों में भी होती है। तो दो प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रकाश संश्लेषण होगा, एक स्थल पर होगा पेड़ पौधों के द्वारा, और एक महासागरों में प्रकाश संश्लेषण होगा, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि जो है पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, तो दो उदाहरण तो यहाँ पर हो गए, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर, स्थल पर और महासागर में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर आ रहा है और साथ में पेड़ पौधों में ये समाहित हो जा रहा है। और जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा श्वसन और अपघटन से, याद रखिएगा, श्वसन सांस हम जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम सांस लेने के दौरान, वो कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तो श्वसन और अपघटन में जब डिकम्पोजिशन या अपघटन होता है तो अपघटकों के द्वारा, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वायुमंडल में। तो श्वसन और अपघटन के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसके अलावा कुछ भी हम जलाएंगे, जो कार्बनिक कचरा वगैरह है, अगर उसको हम जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड में वायुमंडल में रिलीज होगा। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ईंधन वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, तो इससे भी जो प्रदूषक निकलेंगे उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। एक तरफ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वी पर कई सारी घटनाओं से जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी जा रहा है। तो ये एक चक्र के रूप में चल रहा है, जिसको हम कार्बन चक्र के रूप में समझते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कार्बन चक्र में। यहाँ पर बात करें तो कार्बन पृथ्वी की बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो है मूल रूप से किस में पाया जाता है, तो हीरा और ग्रेफाइट में। और हीरा आपको पता है कि सबसे कठोर खनिज भी बोला जाता है, सबसे कठोर तत्व भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बात करें यौगिक के रूप में, कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो यौगिक के रूप में बात करें तो कार्बन जो है वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाता है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 21% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आर्गन है जो 0.93% पाया जाता है। और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो 0.03% पाया जाता है। फिर यहाँ पर बात करें तो जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको जलाने पर कार्बन निकलता है, कार्बन मुक्त होता है वायुमंडल में। तो कार्बन का एक भंडार है जीवाश्म ईंधन भी। जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो कार्बन मुक्त होगा वायुमंडल में। फिर यहाँ पर NCERT से महत्वपूर्ण तथ्य है, जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रतिवर्ष कितने कार्बन का स्थिरीकरण होता है। तो ध्यान रखिएगा 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है जैवमंडल में। तो जैवमंडल में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कितना कार्बन का स्थिरीकरण होता है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का। आगे बढ़ते हैं। कार्बन चक्र स्टार्ट कैसे होता है, तो कार्बन चक्र पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो जाता है और इस प्रकार जो कार्बन चक्र रहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्टार्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सूर्य के उपस्थिति में ही होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यहाँ सबसे ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सूर्य विकिरण होता है, सौर विकिरण होता है या सूर्य का जो ताप होता है वो उसी से कार्बन चक्र संचालित होता है, स्टार्ट होता है। बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं
जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज बनते हैं जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज किस रूप में पौधों में संचित होते हैं? तो स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज या इस रूप में संचित होते हैं। रिएक्शन याद रखिएगा, 6CO2 + 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, C6H12O6 जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज बोलते हैं। साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे विमुक्त होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर वायुमंडल में विमुक्त होती है और प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल का काम क्या रहता है? तो क्लोरोफिल का काम रहता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना या अवशोषित करना। और यह जो प्रश्न है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये बीपीएससी 70th प्री में पूछा गया था, तो प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करें शाकाहारी की, जैसे आप अपने आप को भी मान सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने से, ज्वालामुखी क्रियाओं से, ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी क्रियाओं में हमने पढ़ा था इससे पहले की क्लासेस में, जो भूगोल की क्लास हमने पढ़ी थी कि ज्वालामुखी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये सब गैसें ज्वालामुखी क्रियाओं में निकलती हैं। कार्बनिक सामग्री के जलाने से, तो जो कार्बनिक कुछ भी रहेगा जिसमें कार्बन है, अगर हम उसको जलाएंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री के अपघटन प्रक्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। तो जब कभी भी भूमि एवं सागर से कचरा सामग्री या फिर जो मृत कार्बन सामग्री है, जो भी मृत कार्बन मटेरियल है, उसका जब अपघटन होगा तो उसमें भी CO2 काफ़ी मात्रा में अपघटकों के द्वारा छोड़ी जाती है वायुमंडल में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं ऑक्सीजन चक्र में। ऑक्सीजन चक्र से रिलेटेड आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में एक प्रश्न पूछा गया था, पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन चक्र से आपके लिए एक प्रश्न आया था टीआरई 3.0 री एग्जाम में, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है, यानी किससे वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मुक्त होता, विमुक्त होता है? तो आंसर था समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो सबसे ज़्यादा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन विमुक्त होता है, मुक्त होता है, रिलीज किया जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो ध्यान रखिएगा। और यह जो प्रश्न था ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड किससे था? ऑक्सीजन चक्र से। और ऑक्सीजन चक्र किस पर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन चक्र आप सभी ने देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र होता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। अब आते हैं वापस से ऑक्सीजन चक्र पे। ऑक्सीजन की यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में मूल रूप से 21% है, आप सभी को मालूम भी है। कल हमने जो है भूगोल की क्लास में आपको बताया था कि ऑक्सीजन पृथ्वी के पटल या भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है, 46.6%। दूसरे नंबर पर सिलिका था, याद आ गया होगा आपको। तो 46.6% ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है, दूसरे नंबर पर सिलिका है। और ऑक्सीजन चक्र सिंपल में हम उसी चक्र को कहते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। फिर वायुमंडल से ऑक्सीजन का जो उपयोग रहता है वो 3 प्रकार से लिया जाता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको हम सांस, जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब कोई चीज़ दहन करते हैं, जब कोई भी चीज़ जलानी होती है तो वो वायु की उपस्थिति में होती है, वायु में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन भी होता है। साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वायुमंडल के से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो इसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटता है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। तो हमने तो यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर तो उपयोग करने की बात की गई है, लेकिन वापस से वायुमंडल में ऑक्सीजन जाता कैसे है? तो कैसे जाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 एब्जॉर्ब होगा और ऑक्सीजन विमुक्त होता है। फिर यहाँ पर जो चक्र है, चक्र को समझ लेते हैं एक बार फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वायुमंडलीय ऑक्सीजन विमुक्त होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन विमुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। वहीं श्वसन की प्रक्रिया से, सांस लेने की प्रक्रिया से जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन रहता है वो हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो चक्र है एक हिसाब से चलता रहता है। और श्वसन में क्या होता है? श्वसन में
जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण में भी इस्तेमाल हो जाती है, और फाइनली और प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक अणु C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स भी बन जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया आपस में चलती रहती है एक चक्र के रूप में, जिसको हम ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो ऑक्सीजन चक्र में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी रही? प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज होता है और श्वसन के माध्यम से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो प्रमुख सह परिणाम होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सीजन होता है, वो हमने देख लिया है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में शामिल होता है, जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में मुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का और भी क्या उपयोग होता है, तो श्वसन में होता है। जो श्वसन में होता है वही रिएक्शन सेम रिएक्शन है, चाहे श्वसन के लिए बोलिए चाहे ऑक्सीकरण के लिए बोलिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ में ऊर्जा विमुक्त होगी। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन था उसी का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके श्वसन कहिए या ऑक्सीकरण कहिए, तो 6CO2 बना, 6H2O बना और साथ में कुछ ऊर्जा विमुक्त होती है। फिर आते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल की बात कर लें, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg2+ मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल को हम कीलेट भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कीलेट भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। फिर यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन चक्र को, नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो वायुमंडल की संरचना का सबसे प्रमुख घटक है नाइट्रोजन 78% के साथ में, और साथ में बात करें वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो वायु में जो स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस होती है N2 गैस होती है उसको अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कुछ मृदा जीवाणु, मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं और साथ में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम नील हरित शैवाल बोलते हैं, ये N2 को प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम होते हैं और ये N2 को प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने के पश्चात उसका स्थिरीकरण कर देते हैं। तो कुछ मृदा जीवाणु होते हैं जैसे कि राइजोबियम और साथ में नील हरित शैवाल, तो ये क्या करते हैं N2 को प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण कर सकते हैं और उनको फिर स्थिरीकरण करके उनको या तो अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर सामान्यतः N2 नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। तो जो N2 का प्रयोग होता है या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, इसी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण को अगर रिएक्शन के माध्यम से समझना हो तो जो नाइट्रोजन गैस होता है वो नाइट्रेट में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है, बीच में और भी प्रक्रिया होती है जिसको हम आगे देखेंगे। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है और इस नाइट्रेट को जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मृदा होती है, वो इसको ग्रहण कर सकती है इस रूप में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से चक्र आगे बढ़ता है। फिर बात करें तो नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है जिसे जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जीव ही ग्रहण करते हैं। प्रोटीन में पाया जाता है नाइट्रोजन, न्यूक्लिक अम्ल में, डीएनए आरएनए में भी पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए में कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो डीएनए आरएनए विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल में भी पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया साधारणतः फलीदार पौधे जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, मूल ग्रंथिका में। तो मूल ग्रंथिका जिसको रूट नोडुल्स बोलते हैं, तो फलीदार पौधों की जो मूल ग्रंथिका होती है उसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया। और उदाहरण है राइजोबियम, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है मूल ग्रंथिका में फलीदार पौधों के। और फलीदार पौधों का उदाहरण देखें तो मटर, सोयाबीन वगैरह ये सब फलीदार पौधे हैं। फिर यहाँ पर बात करें फलीदार पौधों में वर्णक क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है 6 से 8 में, साइंस में TRE 2 में पूछा गया था। फलीदार पौधों में वर्णक क्या होता है, तो फलीदार पौधों में पिगमेंट जो होता है उसको हम लेग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लेग वर्ड यहाँ से ध्यान रखिएगा, फलीदार पौधों को इंग्लिश में लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, तो लेग वर्ड यहाँ पे ले लिया गया है, लेग और हेमोग्लोबिन में मिला दीजिए। तो लेग हेमोग्लोबिन फलीदार पौधों में वर्णक को बोला जाता है। एक प्रोटीन होता है जो फलीदार पौधों में मूल ग्रंथिका में ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लेग हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो एक प्रोटीन होता है जो फलीदार पौधों के मूल ग्रंथिका में ऑक्सीजन को ले जाता है।
और ऑक्सीजन का ले जाने का काम क्या होता है, ताकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सके, चूँकि N2 के फॉर्म में है तो वहाँ से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रेट बना ले। फिर है स्वतंत्र नाइट्रोजन। N2 का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत कहाँ होता है, जहाँ से नाइट्रोजन निकलता है, तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया से निकलता है और संबंधित पौधों की जो जड़ें और रंध्र वाली जो मृदा होती है वहाँ से नाइट्रोजन वायुमंडल में निकलता है, पहुँचता है, विमुक्त होता है। फिर बात करें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न प्रकार से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। सबसे पहली बात करें तो ये सभी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी गई है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल में बिजली चमकने से होता है। अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी जैसे नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। इसके अलावा स्थल पे बात करें तो फलीदार पौधों में मूल ग्रंथिका में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। और राइजोबियम के बारे में याद रखिएगा फैक्ट कि जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में पौधों के द्वारा अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। फिर अमोनिया आगे चलकर नाइट्रेट में भी कन्वर्ट होता है या नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। फिर यहाँ पर बात करें कुछ जीवाणु नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन में ध्यान रखिएगा जो नाइट्रेट होता है वो N2 में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रिफिकेशन का या नाइट्रोजन यौगिकीकरण का उल्टा होता है और ये सीडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो सीडोमोनास जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से चक्र पूरा होता है। फिर है जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राइजोबियम जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है नाइट्रोसोमोनास का काम रहता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, फिर होता है नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखिएगा जो मृदा होती है, मृदा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, तो नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में मृदा नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। 3 प्रकार से यहाँ पे होता है। पहले स्टेप में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा, दूसरे स्टेप में अमोनिया नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में जीवाणु के द्वारा NO2 नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और नाइट्रेट के रूप में जो मृदा होती है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। अमोनिया के रूप में पौधे ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि 78% जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वायुमंडल में, सबसे पहले नाइट्रोजन यौगिकीकरण होगा। किससे किससे होता है तो वो हमने देख लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि नाइट्रोजन की यौगिकीकरण से या तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो अमोनिया से फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और फिर डीनाइट्रीकरण होगा। डीनाइट्रीकरण जैसे सीडोमोनास करता है तो सीडोमोनास डीनाइट्रीकरण करके नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा वापस से N2 में। तो N2 से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट से वापस से N2 बन जाएगा। तो N2 से अमोनिया बनने की या फिर अमोनिया से नाइट्रेट बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहेंगे और नाइट्रेट से N2 बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको डीनाइट्रीकरण कहते हैं। अब आते हैं अवसादी चक्र को समझते हैं जिसको तलछटी चक्र भी कहते हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाली जो मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें होती हैं ये अवसादी चक्र या तलछटी चक्र का स्रोत होती है। तो कुल मिला के अवसादी चक्र कहाँ पे पाए जाएंगे, चट्टानों में। जो पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं, तलछटी हैं, वहाँ से निकलती हैं। उदाहरण यहाँ पर सल्फर चक्र है, फास्फोरस चक्र है, कैल्शियम चक्र, पोटेशियम चक्र है। 4 चक्र आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं लेकिन आपको पढ़ना एग्जाम दृष्टि से 2 है। तो सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। सल्फर चक्र को समझते हैं। सल्फर चक्र जो होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर चक्र जो है एक जैव भू रासायनिक चक्र होता है, अवसादी चक्र होता है जिसमें सल्फर चट्टानों, मिट्टी, जल, वायुमंडल और जीवित जीवों के बीच में सल्फर की गति होती है। तो सल्फर चट्टानों, मिट्टी, जल, वायुमंडल के बीच में सल्फर की गति होती है। सल्फर अवसादी चट्टान, अवसादी चक्र तो है लेकिन इसमें वायुमंडल का भी रोल होता है। याद रखिएगा वायुमंडल में जो गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड रहता है उसका रोल होता है। फिर निम्न तरीके से सल्फर वायुमंडल में विमुक्त होता है, जैसे चट्टानों के अपक्षय से। तो जब चट्टान का अपक्षय होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा, तो उससे सल्फर निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार में हमने आपको बताया था कि CO2, SO2 ये सारी गैसें निकलती हैं। जीवाश्म ईंधन को जब जलाएंगे तो उसमें भी CO2, SO2 ये गैसें निकल सकती हैं। खनन में
क्या होता है, तो चट्टानों को तोड़ा जाता है, तो चट्टानों का एक हिसाब से अपक्षय किया जा रहा है मानव जनित तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। तो चट्टानों का अपक्षय खनन में होता है, तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। फिर बात करें वायुमंडल में सल्फर मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सल्फर जो चक्र होता है वो मुख्य रूप से अवसादी चक्र होता है, लेकिन वायुमंडल में सल्फर मौजूद होता है किस रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। यहाँ पर बात करें रसायन संश्लेषी जीवाणु होता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी आपसे बात किया था। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होता है, जिसको हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, तो जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोथर्मल वेंट, समुद्र तल में कुछ जो है वेंट पाए जाते हैं, झरने पाए जाते हैं, जिनसे सल्फर मुक्त होता है। तो जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये हाइड्रोथर्मल वेंट से सल्फर को विमुक्त करते हैं। ये आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं फास्फोरस चक्र की। तो फास्फोरस चक्र या फास्फोरस साइकिल जो होता है ये पूर्णतया अवसादी चक्र है। इसमें वायुमंडल में कोई ऐसा रोल नहीं होता है, तो पूर्णतया अवसादी चक्र है। और फास्फोरस चक्र जो होता है ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो फास्फोरस चक्र होता है संपूर्ण रूप से अवसादी चक्र है, जिसमें चट्टानों का जो अपक्षय होता है, चट्टानों के अपक्षय के द्वारा ही केवल, ध्यान रखिएगा, फास्फोरस चक्र में केवल चट्टानों के अपक्षय से ही फास्फोरस चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं। तो जो फास्फोरस चक्र स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, चट्टानों के अपक्षय से जो भी पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं उससे। तो फास्फोरस के बारे में ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली अवसादी चक्र है। सल्फर चक्र में वायुमंडल में विमुक्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और H2S पाए जाते हैं, इन गैसों का भी योगदान रहा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा जाता है फास्फोरस चक्र में। तो फास्फोरस चक्र में केवल और केवल चट्टानों के अपक्षय से ही हम लोग समझते हैं इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फास्फोरस जैविक झिल्लियों में, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण में पाया जाता है। तो कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, ये परीक्षा में आपसे पूछा गया है अन्य एग्जामों में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फास्फोरस जैविक झिल्लियों में, न्यूक्लिक एसिड में, साथ में कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है फास्फोरस। फास्फोरस का जो प्राकृतिक भंडारण होता है वो चट्टानों में ही होता है, जो फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। और जब चट्टानों का अपक्षय होता है, अपरदन होता है, तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी चट्टानों का अपक्षय होता है तो ये आपको ध्यान रखना कि जब भी चट्टानों का अपक्षय होगा तो थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाएगा और उन्हें जो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर शाकाहारी और अन्य जंतु इन तत्वों को पादपों से ग्रहण कर लेंगे। फिर यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है कि पहला तो जो चट्टान से जो खनिज है, चट्टानी खनिज है, उनका अपक्षय होगा तो उससे मृदा में जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो उत्पादक हैं, उत्पादक को उपभोक्ता ने खाया, उपभोक्ता फाइनली उपभोक्ता का डेथ हुआ, खत्म हुआ, तो उसको जो अपरद हैं, डिकम्पोजर्स हैं, तो वो अपघटन करेंगे और अपघटन करके मृदा में लेके आएंगे। तो दो तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, बाकी वायुमंडल का इसमें रोल नहीं होता है। कचरा उत्पादों तथा मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त किया जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच में फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य है। तो ये आपको हमने बताया कि वायुमंडल का रोल क्यों नहीं होता, क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच में फास्फोरस का जो गैसीय विनिमय है वो बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र है पूर्ण रूप से, जिसमें चट्टानों का अपक्षय फास्फोरस चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यूपीएससी प्री में पूछा गया है। तो आपका जो आज का जो क्लास है ये समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और एक बार जो क्लासेस एनसीईआरटी को कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको एक कंप्लीट पीडीएफ तैयार करके आपको दे दिया जाएगा हमारी तरफ से। इसके अलावा हमने जो भूगोल का पीडीएफ था वो हमने आपको सेंड कर दिया, तो अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।